याद है ना, इस वीकेंड पर बाहर जाना है तो उसकी टिकट मैंने पहले ही ले ली है। तुम अपने ऑफिस से लीव ले लेना और अपनी पैकिंग भी कर लेना। मैंने ये सिमरन से कहा, जो सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसके कुछ ना कहने पर मैं समझ गया था कि फिर कोई नाटक शुरू होने वाला है उसका, जिसको बर्दाश्त करने के मूड में आज नहीं था मैं। तो मैं हाथ में टिकटें लेकर उसके करीब गया और उसके सामने टेबल पर टिकट रख दिया। मैं नहीं जा सकती, सिमरन ने बिना एक नज़र टिकटों पर डाले कह दिया। मुझे पहले ही अंदाज़ा था उसके जवाब का। जानता था मैं कि वो ऐसा ही रिएक्शन देगी। उसका जवाब सुन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, पर क्यों नहीं जा सकते? सिमरन ने मेरी तेज़ आवाज़ को सुनकर अपना लैपटॉप बंद किया और अपना बैग लेकर जाने लगी। मैंने उसका रास्ता रोक कर उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा, देखो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैंने उसका हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसे कहा, तुम्हें तो इस पूरे हफ्ते कह रहा था ना मैं कि इस वीकेंड पर। मेरी बात को बिना पूरा होने दिए वो बीच में बोली, हाँ कहा था, लेकिन मुझे अब काम है। तुम जाओ, मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने पास के टेबल पर रखा फ्लावर वॉश ज़मीन पर पटक दिया। अपना गुस्सा मैं कहीं तो उतारना चाहता था ना। सिमरन दरवाजे तक जाकर रुक गई और पलट के देखा। फर्श पे फूल अब बिखरे पड़े थे, जो कुछ देर पहले घर की रौनक बढ़ाने का काम कर रहे थे। सिमरन गुस्से से मेरे नज़दीक आई और बोली, किस बात का इतना गुस्सा है? तुम्हारे साथ मैं नहीं जा सकती उस स्टूपिड से वीकेंड प्लान पे। तुम खुद चले जाओ। मैंने भी उसी के जितनी ऊंची आवाज़ में कहा, मैं हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? उसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारे से कहा, तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? तुम? सच में? जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, लगता है कि तुम तो इस घर की ईएमआई भरने में भी हिस्सेदार नहीं हो। फिर आगे बोली, मैं काम करती हूँ तो ये घर चल रहा है, वरना कहाँ होते तुम? मैंने उसके हाथ को पीछे करते हुए कहा, बस बहुत हुआ। कोई एहसान गिनाने की बात नहीं है। हमारी लगभग 2 साल की शादी में कितना वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा है? हाँ बोलो। वो चुप थी, कुछ बोली नहीं। मैं उसके अगल बगल चलता हुआ बोला, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं रहा कभी, मेरे लिए भी नहीं। घर की ईएमआई ही भरने को घर चलाना नहीं कहते। तब तुम कहाँ थीं जब मेरे दोस्त सिर्फ तुमसे मिलने दिल्ली से यहाँ मुंबई आए थे, क्योंकि वो हमारी शादी में ना आ सके थे। लेकिन तुम उनके सामने रहते हुए भी अपने काम और ना जाने क्या मीटिंग का बहाना करके बस चली गई थी। एक बार कहा भी नहीं था कि कब आने वाली हो। कब तक बर्दाश्त करूं मैं तुम्हारी मनमानी को? उसने तुरंत ही गुस्से से कहा, तो आज ही तुम्हें आर्ग्यूमेंट करना है, इस वक्त जब मुझे जाना है? मैंने उसका हाथ पकड़ा और बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, आज सच में यही पूछ रही हो? वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? कब आती हो, कब जाती हो, किसे पता? आस पड़ोस वाले तक पूछ लेते हैं मुझसे कि फैमिली कहाँ है, तो उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास फैमिली के लिए वक्त नहीं है? कितनी देर मुझसे जाग कर बात की है तुमने? हर बार तुम्हें थका समझकर मैं खुद तुमसे कुछ कहता नहीं, तो कब करेंगे बात हम? सिमरन ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ वक्त नहीं है, इसीलिए आज तुमसे बहुत आगे हैं हम। तुमने क्या किया आज तक, और हमें देखो। शादी से पहले जिस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, कुछ ही दिन में वहाँ के सीईओ कहलाएंगे हम। बात करते हो फैमिली की? उसका ये कहना मुझे चुभा था शायद, दिल के भीतर ही कहीं। मेरे मुंह से आगे कुछ निकलना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह मैंने उसे प्यार से देखकर कहा, और प्यार? हमारा प्यार कहाँ है इस घर में अब? सिमरन, उस बेडरूम में जहाँ शायद हम एक साथ कभी होते हों, या वहाँ बालकनी में, या वहाँ किचन में, जहाँ कॉफ़ी भी मैं खुद के लिए बनाता हूँ, अकेले पीने के लिए। मैं रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम तेज़ चल रही हो, बहुत तेज़। शायद बहुत आगे भी जाओ, लेकिन आसपास देखने पर तुम्हें मैं नहीं मिलूँगा दोबारा। वो मुड़ी और अपना बैग लेकर दरवाजे तक गई और पलट के देखा, फिर कहा, हमें अब कोई शौक़ नहीं है इस रिश्ते में रहने का। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ये सोचकर अलग हो जाते हैं, वही हम दोनों के लिए ठीक होगा। उसके जाने के बाद मेरे अंदर कुछ मर गया जैसे।
खुशी का वो आखिरी दीपक भी बुझ गया जो कितनी कोशिश के बाद अभी कुछ दिन पहले इस वीकेंड को प्लान करते हुए जलाया था। मैंने खुद ही फर्श को साफ़ किया और बालकनी में जाकर खड़े हो गया। सोचने लगा कि ये कहाँ आ गए हम। आखिर ऐसे कैसे हमारे बीच प्यार ख़त्म हो गया। कहाँ गई वो कॉलेज वाली सिमरन जो मेरे बिना एक दिन भी कॉलेज नहीं जा सकती थी। वो सिमरन कहाँ गई जो खुद तो बास्केटबॉल खेलती थी, साथ ही मुझे भी ज़बरदस्ती खेलने को मजबूर करती थी। कहाँ गई उसकी मासूम मुस्कान जो उसके चेहरे पर तब आई थी जब उसने मेरी अनामिका में अपने नाम की अंगूठी पहनाई थी और मैंने उसकी अनामिका में अपने नाम की। कुछ देर तक बस मैं अपने हाथ की अनामिका को देखने लगा जिसमें वो अंगूठी थी जो अब तक ये कह रही थी कि सिमरन और मेरे प्यार की निशानी मेरे साथ है। पर आज बहुत हो गया, मैंने खुद से कहा और फैसला किया कि जो वीकेंड पे मैं मथुरा जाने वाला था आज ही जाऊंगा। अकेले ही सही, मैं अकेले ही निकल गया। गहराती शाम अब अंधेरे में बदलने को हुई। इधर ट्रेन ने पटरी पर सरकना शुरू किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। इस ट्रेन की मंजिल के रास्ते में मेरी मंजिल थी मथुरा। काफ़ी दिनों से वहाँ जाकर फ़ोटोग्राफी करने का प्लान था। मैंने सोचा तो था वहाँ होने वाली एक रात बड़ी आरती में मैं सिमरन के साथ शामिल होऊंगा, लेकिन अब तो दुनिया ही बदली हुई थी। मैंने अपनी अनामिका में से सिमरन की पहनाई अंगूठी को उतार कर हाथ में ले लिया और कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे मेरे अंदर उलझे सवालों का जवाब उसी अंगूठी में हो। ये अंगूठी मामूली नहीं थी, ये निशानी थी मेरे और सिमरन के बीच रिश्ते की। भले ही वक्त की धूल ने हमारे रिश्ते को हजारों साल पुराना और कमज़ोर दीवार सा दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अंगूठी आज भी वैसे ही मेरे हाथ में चमक रही थी। पर अब अंगूठी उतारने के बाद उंगली पर अंगूठी की जगह पर बस सादा सा निशान ही बाकी रह गया है। मैंने अंगूठी अपने बैग में रखते हुए खुद से कहा, वो क्या तलाक की धमकी दे रही है मुझे। मैं अभी उससे खुद को अलग करता हूँ। जा रहा हूँ अपने वीकेंड पे बैचलर बनके, वही कॉलेज का अमर बनके। मथुरा। देर रात होटल में चेक इन किया मैंने, और ये होटल कुछ आबादी वाले इलाके से दूर था, इसलिए मेरे यहाँ ठहरने की ये वजह बना। पता नहीं कब से मुझे उन आबादी वाले इलाके लोगों की भीड़ और शोर से नफ़रत होने लगी, जबकि मैं खुद कॉलेज की लाइफ में सबसे शरारती होने का खिताब लिए फिरता था। पर अब तो ये सच था कि ना ही अब वो लाइफ थी और ना ही वैसा मन। सर, आपके रूम की चाबी। होटल मैनेजर ने चाबी मेरी तरफ बढ़ाकर सीढ़ियों की तरफ इशारे से दिशा दिखाते हुए कहा। मैंने चाबी लिए अपना रूम नंबर देखकर चला आया। सुबह हुई। सिमरन से लड़ाई अब सर दर्द बनकर मेरे दिमाग में हलचल कर रही थी। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार था जब उसने मेरे या हमारे बनाए किसी प्लान को अपने किसी ज़रूरी काम का होने का बताकर छोड़ा था, पर मैं अब कोशिश करते करते थकने लगा हूँ। शादी के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ भी आ जाता है जहाँ से आगे सिर्फ एक के चाहने से दोनों नहीं बढ़ पाते, उन्हें मिलकर चलना ज़रूरी हो जाता है। हमारा रिश्ता तो शायद गवाह बन गया है कि ये जो लगभग 2 साल होने को हैं वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से हैं, क्योंकि मैंने उसकी ना में ही अपनी हाँ को माना है। थकान और सरदर्द की वजह से मैं जल्दी ही सो गया। सुबह बहुत सवेरे ही मेरी आँख खुल गई थी। मैं तैयार हुआ और नीचे गया। मैनेजर से किसी अच्छी और शांत जगह का पता किया तो पास में किसी झील के होने का पता चला। मैं अपना कैमरा गले में लटकाए उस तरफ हो लिया। जूते पहने कच्चे रास्ते पर चलने से, पेड़ों की सूखी पत्तियों के जूते से कुचले जाने से, चर चर की आती आवाज़ भी पता नहीं क्यों इस शांतिमय माहौल में दिल को अच्छा किए जा रही थी। सुबह की हल्की किरणें और सरसराती सी हवा मेरे अंदर की उदासी को ख़त्म करने में लगे थे। कुछ दूर आकर उस झील को देखा जिसका जिक्र उस मैनेजर ने किया था। एक शांत ठहरे पानी की झील जिसके किनारे बड़ी बड़ी कुछ सीढ़ियाँ बनी थीं। मैं उसी पर जाकर बैठ गया। मेरे पैरों के सामने कुछ 2 सीढ़ियों के नीचे तक झील का पानी आ पा रहा था। इतना शांत पानी शायद ही कभी मैंने देखा था। मैंने उसमें हलचल करने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा कुछ दूर फेंका, पानी में फेंका।
वो छपाक की आवाज़ के साथ झील के अंदर चला गया और उसी हिस्से से झील की सतह पर लहर बन के चली जो चारों तरफ गई। लहर पानी पे चलते हुए मेरे कदमों से नीचे ठहरे पानी तक आकर उसे आगे पीछे होने पे मजबूर करने लगी और वो एक सीढ़ी और चढ़ने की नाकामयाब कोशिश करने लगा। उसी तरह लहर दाहिने तरफ भी गई जहाँ ऐसी ही सीढ़ियाँ बनी थीं। मेरी नज़रें लहर का पीछा करते हुए इस जगह पहुँची तो मेरी ही तरह वहाँ कोई शख्स बैठा दिखा। मेरी नज़रें उस पर ठहर गईं। वो दूर था तो उसका चेहरा देखना मुश्किल था, मगर उसके जैकेट का रंग गुलाबी था, पूरी तरह गुलाबी रंग का जैकेट और सर पे एक ऊनी टोपी जिसका रंग भी गुलाबी था। तो मेरे मन में आया कि वो एक लड़की है। गुलाबी रंग से ये अंदाज़ा लगाना उतना भी मुश्किल नहीं था। सिमरन को भी ये रंग बहुत पसंद है, बाकी लड़कियों की तरह। आखिर उन्हें ये पिंक ही तो पसंद आता है। कुछ देर और इसी तरह बैठे रहने के बाद भी मेरी नज़र उस तरफ बैठी उस लड़की पर जाती रही। सोचने लगा कि क्या उसने भी ये जगह बैठने के लिए इसीलिए चुनी क्योंकि उसे भी कोई शांत जगह चाहिए, और अगर हाँ तो क्या इसलिए क्योंकि उसे भी कुछ चीज़ों से अपने मन को थोड़ा दूर करना है। पता नहीं क्यों एक जैसा देखकर उसके हालातों को अपने हालातों जैसा मान चुका था मैं। ऐसा सोचकर लगने लगा जैसे मैं खुद को ही देख रहा हूँ, झील के किनारे अकेला तन्हा बैठा हुआ। मेरा सब कुछ तुम हो और तुम्हारा सब कुछ मैं। पंडित के कहने पर लिया हुआ सिमरन का वो वचन याद हो आया था आज, जो हमने फेरों के दौरान एक दूसरे से लिया था। ये रस्में वादे चाहे प्यार में दो लोग अकेले या एक दूसरे से करें या फिर भरी महफिल में फेरों में करें, इन रस्मों का निभाया जाना भी तो उस कसम लेने वाले पे ही होता है ना। सिमरन ने मेरे फैसलों को कभी देखा नहीं और अपनी दुनिया में मुझे शामिल नहीं कर सकी, तो आज मैं यहाँ आप अपनी तन्हाई में उसका जिक्र लिए बैठा हूँ और वो अपनी दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ती मुझसे कहीं दूर चली जा रही है। झील में हुई एक छपाक की आवाज़ से मेरा ध्यान झील पर वापस गया। मैंने देखा किसी ने उसमें कुछ फेंका था। मैंने उस तरफ बैठी लड़की को देखा जो अब खड़ी थी और अपने हाथ से उसने फिर कुछ झील में फेंका और फिर वही छपाक की आवाज़ आई। उसने भी पत्थर फेंका था और एक बार फिर इस शांत सी झील में एक हलचल शुरू हो गई थी। वो लड़की मुड़ी और चली गई उसी कच्चे रास्ते से जहाँ से मैं आया था। उसने क्यों पत्थर फेंका मेरे मन में आया तो मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा, शायद मेरी तरह इस शांत झील को परेशान करने के लिए। मैं होटल वापस दोपहर के बाद लौटा था। अपने साथ फ़ोन लेकर नहीं गया था तो लौटकर देखा मेरा फ़ोन ऑफ़ था। ट्रेन में ही मैंने इसे ऑफ़ कर दिया था। कुछ देर मैंने उसे ऑन करने का सोचा लेकिन फिर ऑफ़ ही छोड़ दिया। उस शाम मैं अपनी ही खींची तस्वीरों में लगा रहा। कई सालों की याद एक के बाद एक सामने आने लगी। तस्वीरें जैसे जैसे पुरानी सामने आने लगीं, ऐसा लगने लगा जैसे उनके साथ सालों पीछे चल दिया हूँ मैं। वो तुझे पसंद है तो बस कह दे दोस्त, डरेगा तो कोई और कह देगा। मेरे एक कॉलेज के दोस्त ने मुझे सिमरन को छुपके देखते हुए पकड़ लिया था और मुझसे कहा था कि मैं जाकर उससे बात करूं। कितनी कोशिश और हिम्मत के बाद मैंने उसे बस एक ऐसे ही दिन उसका रास्ता रोककर जितनी स्पीड से बोल सकता था कह दिया था कि हाय सिमरन, मेरा नाम अमर है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बैच जिसमें तुम भी हो। मेरा घर उत्तराखंड में है और मैं तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? मेरी नर्वसनेस को देखकर या मेरे कहने के तरीक़े को देखकर सिमरन हंसी थी। वो बस ये बोली, इतनी तैयारी बस कॉफ़ी की बात को कहने के लिए? मैंने बड़ी मासूमियत से बस हाँ में अपना सर हिला दिया था और पता नहीं कैसे उस शाम की वो कॉफ़ी सिमरन और मेरे बीच एक प्यार का धागा बांध गई। उस कॉफ़ी के कप की आड़ में मैं ना जाने कितनी देर मैंने उसकी आंखों में झांका था, ना जाने कितनी देर उसकी लटों को उसके गालों पर झूलते देखा था और ना जाने कितनी शिद्दत से मैंने उसके जाने के बाद खुद रुककर उसका जूठा कप उठा लिया था। अब वो बात अलग है कि कैंटीन में काम करने वाले लड़के को ये बात कैंटीन के मालिक को ना बताने के लिए मुझे 2 गांधी वाली तस्वीर के नोटों की रिश्वत देनी पड़ी थी और मेरी जेब उसके बाद पूरी तरह से खाली हो गई थी। लेकिन जब जब उस कप को हाथ में लेकर मैं देखता, एक और सिमरन के प्यार की परत मेरे दिल पे पड़ जाती थी।
शाम ढलने के बाद दूर कहीं से आरती में होने वाली पूजा के मंत्रों की आवाज़ आने लगी तो मेरा ध्यान पुरानी यादों से लौटा। यह आरती तो थी मेरे यहाँ आने की वजह, लेकिन उस विशाल आरती को अभी भी 3 दिन थे। कितना सोचा था कि आरती में मेरे साथ सिमरन होगी, लेकिन वो नहीं थी। देर रात मेरी नींद खुल गई थी और मैं किसी तरह दोबारा नहीं सो पा रहा था। मन में ख्याल कई आ रहे थे कि सिमरन किस वक्त घर लौटी होगी, क्या उसने मुझे फ़ोन किया होगा। फ़ोन का ख्याल आते ही मैंने अपने फ़ोन को चार्ज में लगाकर ऑन किया। कुछ बेकार की नोटिफिकेशन के अलावा और कुछ नहीं था, तो जाहिर हो गया था कि इस बार वो लड़ाई नहीं है जिसमें सिमरन मुझसे माफ़ी मांगे। वो क्या यही तो नहीं चाहती थी कि किसी तरह हमारे बीच ऐसी लड़ाई हो जिसके बाद बात डिवोर्स तक पहुँचे। मेरे मन में आते ख्यालों से उलझते हुए कब मैं सो गया ये पता ही नहीं चला। बस आँख खुली तो देखा सूरज की नन्ही सुनहरी किरणें बालकनी में उतर रही हैं। मैं एक कप कॉफ़ी मंगाकर बालकनी में आकर बैठ गया और ठंड के जाते इस मौसम में सुबह की किरणें बहुत ही मासूम सी लग रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं तो भी अंधेरा नहीं था। वो हल्का सुनहरा रंग पलकों से छनता हुआ लग रहा था। तभी मेरे दाहिनी तरफ से किसी की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोली। मेरी बालकनी के बगल वाली बालकनी पे एक लड़की थी जिसका चेहरा मुझसे दूसरी तरफ था और वो फ़ोन पे बात कर रही थी। उसकी अगली आवाज़ आने से पहले उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा और उसने शायद मुझे अपनी तरफ घूरता देख वापस फ़ोन पे बात करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो पहचानी सी लगी, लेकिन चेहरे से नहीं, उसके सर की वही गुलाबी ऊनी टोपी की वजह से। शायद ये वो। मेरे मन में आए इस सवाल को मैंने पूरी तरह आने से पहले ही दबा दिया। वो फ़ोन पर बात करने के बाद भी वहीं बालकनी की रेलिंग पे अपने हाथों को टिकाए सूरज को चढ़ता देख रही थी। सामने से आती हवा में उसके कंधे पर ठहरे उसके बाल अब लहरा रहे थे। लहराते बालों की वजह से कभी कभी उसके झुमके की भी एक झलक दिख रही थी। एक नज़र उसने जब मेरी तरफ की तो हमारी नज़रें आपस में टकरा कर रह गईं। उस पर लगा कि शायद उसने भी पहचानने की कोशिश की हो। मैं उस दोपहर के बाद नीचे मैनेजर से मिला। यहाँ से बाज़ार कितनी दूर है? मेरे सवाल पर उसका जवाब मिला, सर, जिस रास्ते से कल आप लेक तक गए थे ना, बस कुछ दूर और चलकर दाहिने मुड़ जाइए और कुछ दूर जाकर आपको गांव और बाज़ार दोनों दिखने लगेंगे। मैंने उसे शुक्रिया कहा ही था कि मेरे पीछे से मेरा ही सवाल किसी ने दोहराया। ये यहाँ से बाज़ार कितनी दूर है? मैंने पलटकर देखा। वही थी जो सुबह बालकनी पे मुझे दिखी थी। मैनेजर ने उसका जवाब देते हुए कहा, संध्या मैम, कल आप जिस रास्ते से लेक तक गई थी ना, उसी पे आगे जाकर दाएं मुड़ने के बाद गांव और बाज़ार जाया जा सकता है। मैं एक कदम आगे बढ़ा तो मैनेजर ने कहा, सर और मैम, आप दोनों एक ही जगह जाना है आपको, तो आप दोनों साथ चले जाइए। इस तरह अनजान रास्ता अनजान नहीं लगेगा। मैनेजर के कहने के बाद हम दोनों एक साथ उसी कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। एक बार फिर मेरे जूते पेड़ों की सूखी पत्तियों को कुचल रहे थे और वही चर चर की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ देर मुझे ऐसा करते देख उसने मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा। मेरी नज़र उस पर गई तो उसने मेरे पैरों को देखा। उसके बाद मैंने बस संभल कर चलना शुरू कर दिया, यानी जहाँ पत्तियाँ नहीं थीं उसी जगह पर पैर रखने लगा जैसे वो कर रही थी। अब तक ये तो समझ में आ गया था कि उसे इस तरह पैरों से पत्तियों का कुचला जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसी रास्ते पर आगे बढ़ा तो मेरे अगले कदम पर पत्तियों की संख्या ज़्यादा थी, तो पैर तो रखना ही था। मैं रुक गया। मुझे ठहरा देख उसने पलट कर देखा तो उसकी नज़रें मुझ पे पड़ी। मैंने अपने आगे देखा। जब उसने देखा कि आगे पत्तियां हैं तो मैंने कहा, अब पैर रखना पड़ेगा। वो मेरी बेवकूफ़ी पे हंस दी और बोली, चलने से मना किया क्या हमने? मैं चल कर उसके बराबर में आ गया और साथ साथ चलने लगे हम। झील के पास से गुजरते हुए मैंने पूछ लिया, कल वो आप ही थी ना उस जगह बैठी हुई? उसने चलते हुए ही हाँ कह दिया। आगे मैंने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, तो बस हम आगे बढ़े।
कुछ दूर आगे जहाँ दाएं मुड़ना था वहाँ से कई रास्ते निकल रहे थे, यानी दाएं जाने वाला रास्ता इकलौता नहीं था, कई भाई थे उसके। ये देखकर मैंने उसे देखा तो वो बोली, दाएं कहा था मैनेजर ने। मैंने कहा हाँ, लेकिन यहाँ तो लगभग 3 दाएं हैं। उसने कहा जो रास्ता ज़्यादा पक्का है उस पर चलते हैं। मैं भी हाँ बोलकर चल दिया। मेरे मन में एक चुटकुला मचलने लगा और याद करके मेरे होंठों पे हंसी आने लगी। अब वो भी नोटिस करने लगी थी कि मैं मन में हंसे जा रहा हूँ। वो कुछ सोचती कि मैंने कहा, सॉरी मगर एक चुटकुला सुनाऊँ। मुझे हंसता देख वो मुस्कुरा रही थी, फिर बोली, ऐसे कैसे चुटकुला याद आ गया। मैंने कहा, वो पक्का रास्ता कहा ना आपने, उस पे हम अभी भी चल रहे थे। वो कुछ बोली नहीं आगे। तो मैंने कहा, तो सुनाऊँ क्या? तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बस अकेले अकेले हंसने का इरादा है क्या? सुनाओ। मैंने उसे चुटकुला सुनाया। एक आदमी रास्ता ढूंढ रहा था। काफ़ी ढूंढकर वो परेशान होने लगा था कि वो वाली सड़क कौन सी है जिसे वो ढूंढ रहा था। एक बूढ़ी औरत उसे आती दिखी तो ये आदमी उनसे बोला, अरे अम्मा, ये इनमें से कच्ची सड़क कौन सी है? उस बूढ़ी अम्मा ने उस आदमी से अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहा, क्या पता बेटा, अपना सर मार कर खुद देख ले। सड़क टूटी तो वो कच्ची और अगर सर टूटा तो तेरा सर कच्चा। मेरी हंसी तो फूटी ही। चुटकुले के ख़त्म होते ही वो भी अपने चेहरे पे हाथ को रखकर हंसने लगी। बहुत हंसी वो, मुझसे भी ज़्यादा। कुछ देर तक उस चुटकुले का असर रहा। वो चुप हो जाती है, मैं चुप हो जाता, लेकिन एक नज़र एक दूसरे पे हम डालते और फिर हंसने लगते। चुटकुले कुछ ऐसे ही तो होते हैं। 4 लाइनें कहकर आप खुद हंसते हो और बाकी आपके साथ हंसते हैं। मैंने पूछा, कैसा लगा? उसने भी ताली बजाकर कहा, वाह क्या बात है। बाजार में पहुंचकर कुछ मैंने खरीदा, कुछ सामान लिया उसने, और हम होटल लौट आए। इतना ही साथ शायद काफ़ी होता है अजनबी के खटकने से थोड़े अच्छे लग जाने के बीच। अब ये बात कोई कोइंसिडेंट नहीं लग रही थी कि वो भी उसी होटल में ठहरी थी जहाँ मैं ठहरा था, और वो भी अगल बगल के रूमों में। अंधेरा होने से पहले हम लौट आए थे। होटल में अंदर आए तो पाया होटल को सजाया जा रहा था। मैनेजर एक तरफ खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि ये सब किस लिए? तो उसका जवाब मिला, सर आज कुछ खास है। हमारे यहाँ शर्मा कपल ठहरे हुए हैं। वो हर साल यहाँ आते हैं अपनी शादी की सालगिरह पर। आज उनकी 51 एनिवर्सरी है और हमारे बहुत करीबी गेस्ट हैं, इसलिए आज उनके लिए होटल ने पार्टी दी है। सब आएंगे रात में उन्हें बधाई देने। आप दोनों भी आना, उन्हें अच्छा लगेगा। मैंने ये सुनकर अपने साथ खड़ी संध्या को देखा। वो खुश दिखाई दे रही थी, शायद किसी कामयाब शादी के बारे में सुनकर। मेरा मन भी उनके लिए खुश ही था। रात को जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने शर्मा अंकल और आंटी को देखा। वे एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे। होटल स्टाफ और बाकी ठहरे हुए लोग उन्हें गिफ्ट और बधाई दे रहे थे। अभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि पीछे से संध्या ने कहा, उम्र के इस पड़ाव तक भी ऐसी चाहत और ऐसा मजबूत रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उसे देखकर कहा, हाँ बहुत मुश्किल होता है 2 लोगों का एक ही सोच लेकर जीना, और अगर दोनों की सोच अलग होती है तो वो रिश्ता चंद साल भी नहीं। मैंने आगे कुछ कहने से रोक लिया था खुद को। शायद अगली बात में मेरे हालात झलक जाते, इसीलिए, और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी ये एहसास हो कि मैं भी एक रिश्ते में हूँ, भले ही वो रिश्ता दम तोड़ रहा हो। मैं उनके लिए फूल लेकर गया और उन्हें देकर बोला, आप दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको सालगिरह मुबारक। अंकल ने फूल लेकर शुक्रिया कहा और आंटी ने मेरे गाल पे हाथ रखकर कहा, शुक्रिया बेटा, तुम शादीशुदा हो? मैंने ना में सिर हिलाया तो वो बोली, तो एक सुंदर सी लड़की देखकर उसे पसंद कर लो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा भर दिया। मेरे बाद संध्या ने उन्हें फूल देकर विश किया तो उससे भी आंटी ने अपनेपन से उसकी शादी की बात पूछी तो संध्या ने ना कहा और आंटी एक नज़र मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उनकी हंसी में क्या था ये तो संध्या और मैं, हम दोनों ही समझ गए थे। अगली सुबह उठते ही बालकनी पे आ गया था मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई थी, पर अभी तक कोई आया नहीं था लेकर, तो मैं बालकनी की रेलिंग पे हाथ रखकर नरम सी धूप में खड़ा था।
मेरी नज़र बगल की बालकनी पे गई तो देखा उसका दरवाज़ा खुला और संध्या बालकनी पे आ गई। उसके हाथ में एक कप था जिसमें शायद कॉफ़ी या चाय थी। मेरी तरफ देखकर वो हल्के से मुस्कुराती थी। मैंने भी मुस्कुरा कर हेलो कहा। एक खामोशी अब तक थी इस अजनबीपन के दीवार के रूप में, लेकिन सवाल ये था कि क्या हम दोनों सच में उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं या बचना चाहते हैं एक दूसरे के खिंचाव से। आज मौसम बाकी दिनों से ज़्यादा ठंडा है, उसने ये मुझसे कहा था और उसकी नज़र बादलों पे थी, उन बादलों पे जो अब सूरज और धरती के बीच आकर सूरज की किरणों को वहीं रोक रहे थे। मैंने जवाब दिया, हाँ, और अब तो धूप भी जा रही है। उसने मेरी तरफ देखा तो पता नहीं क्यों बस उसकी तरफ देखने लगा मैं, जैसे आगे के सवाल जवाब अब बिना कुछ कहे हम एक दूसरे से कर रहे हों। तभी नीचे गाड़ी के हॉर्न से हम दोनों का ध्यान एक साथ नीचे गया। हमने देखा होटल स्टाफ शर्मा कपल को अलविदा कह रहा था। वो लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। अंकल और आंटी गाड़ी तक पहुँचे और आंटी ने ऊपर बालकनी पर देखा और मुस्कुरा दी। मैंने उन्हें विश करते हुए ज़ोर से कहा, हैप्पी मैरिड लाइफ आंटी, और आपको भी अंकल, आप दोनों हमेशा साथ रहना। आंटी के चेहरे की मुस्कुराहट और उनकी आंखों की चमक बहुत खूबसूरत थी। संध्या ने भी हाथ हिलाकर उन्हें बाय किया। मैंने देखा अंकल ने आंटी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा एक प्यारे अंदाज से खोला और अपना हाथ बढ़ाकर आंटी को गाड़ी में बैठाया। उम्र के इस पड़ाव में प्यार इस मुकाम पर आखिर कैसे वो कर पाए होंगे? मेरे मुंह से निकला ये सवाल मैंने पूछने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन शायद संध्या ने ये सुन लिया था, जिस पे वो बस जाती हुई उस गाड़ी को देखकर बोली, सवाल ये नहीं है कि कैसे, सवाल ये है कि वक्त ने उनके प्यार को पुराना या आदतन मामूली कैसे नहीं किया। संध्या ये कहकर अभी भी दूर उसी गाड़ी को देख रही थी, पर उसका कहा बिल्कुल वही था जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नज़र संध्या से हटी। मैं कॉफ़ी लेकर वापस बालकनी पे आया तो देखा संध्या अब बालकनी पे नहीं थी, वो अपने रूम में जा चुकी थी। मैं भी अपने रूम में आकर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। अंकल और आंटी के बीच का प्यार अब तक मन में मेरे प्यार से मुकाबला कर रहा था कि एक तरफ उन लोगों ने इतना वक्त साथ गुजारा और एक दूसरे से कटे नहीं, कभी एक दूसरे की सोच टकराई नहीं, और एक तरफ मेरा प्यार था जो शायद मेरी नज़र में और किसी का हो ही नहीं सकता था। फिल्मों की तरह हम मिले, हम दोनों में प्यार हुआ, किसी हीरो की तरह ही तो मैंने उसे पूरे हॉस्टल के सामने प्रपोज़ किया था, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वो प्यार कहीं खोसा रहा था। अब दोपहरी हुई और फिर शाम होने को आई, लेकिन मेरा मन कहीं जाने का बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। सोचा था यहाँ आकर खुश रहूँगा, लेकिन यहाँ भी वही सब, सर भारी हो रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने संध्या थी। मेरे कुछ पूछने से पहले उसने अपने हाथ में ली उसकी सैंडल दिखाते हुए कहा, कोई मोची मिलेगा आसपास? मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था मोची और चप्पल की बात पे। मुझे मुस्कुराता देख उसके चेहरे पे भी एक लाली भरी मुस्कान झलक आई थी। मैंने उसे अंदर आने दिया और कहा, तो आपके पास कोई दूसरी सैंडल नहीं है? उसने कुछ याद करते हुए कहा, घर से आते हुए हमें ये भी नहीं लगा था कि यहाँ आना है, सब जल्दबाजी में हुआ, जो पहना हुआ था उसी के साथ चले थे बस। मैंने सैंडल देखते हुए कहा, मोची तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाज़ार में सैंडल की दुकान ज़रूर मिल सकती है, तो आप जाना चाहेंगी? उसने अपनी टूटी सैंडल को देखकर कहा, इसे पहनकर चलेंगे कैसे? मैंने एक नज़र सैंडल पर डाली और कहा, हाँ ये बात तो है, कोई बात नहीं, चलिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हम दोनों धागे और कैंची से ना जाने क्या करने लगे, लेकिन अंत में उसे बांधकर मैंने उसे सैंडल पहनने को कहा। वो पहनकर आगे पीछे चली और बोली, वाह अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो रैंप वॉक पे चलने के स्टाइल में चलने लगी और बोली, कैसे लग रहे हैं? मैंने भी हाथ की उंगलियां दिखाते हुए कहा, 10 में 10 नंबर। हम हंसने लगे।
फिर वो बोली, शुक्रिया वैसे इन सब के लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बहाने थोड़ा चलना हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं। एक बार फिर हम कच्चे रास्ते पे थे। ठंड बढ़ी हुई थी और हम चले जा रहे थे। अभी हम बाजार पहुंचने ही वाले थे कि उसके कदम कुछ लड़खड़ाए। बढ़कर मैंने उसे थाम लिया। मेरे मुंह से निकला था, अरे संभलिए। पर जब मैंने उसे उसी तरह संभाला हुआ था तो मेरी नज़र संध्या की आंखों पर थी। गहरी काली आंखें, शांत और खामोश। उसके होठों पे एक तिल था जिसकी वजह से उसका चेहरा दिल में उतर रहा था। अभी मैं उसके हुस्न की गिरफ्त में आने को तैयार था कि उसकी मासूम सी एक आवाज़ आई, हमारी सैंडल फिर टूट गई। मैंने सैंडल को देखा और संध्या को खड़ा होने में मदद की। उसने शुक्रिया कहा और मैंने पूछा, अब आप कैसे चलेंगी? कुछ आगे जाना है अभी। उसने सैंडल देखा, फिर कहा, अब तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये कहकर वो अपनी दूसरी सैंडल भी उतार चुकी थी। दोनों सैंडलों को रास्ते के एक तरफ करते हुए बोली, गांव के लोग आज भी नंगे पैरों से आना जाना पसंद करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, हम उनसे अलग हैं इस मामले में। उन्हें आदत है कांटों की, आप संभल के चलना। हम बाजार आ गए थे। एक तरफ बरमे का नल था जहाँ संध्या ने अपने पैर धोए और खरीदी सैंडल पहनकर बोली, अब ठीक है। मैंने उसे देखा। एक चंचल हिरनी का रूप लग रही थी वो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने वाली, प्यारी सी। हम कुछ देर वहीं घूमते रहे, कुछ बातें, और उसके बाद हम एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। हमारे सामने लोग आरती की तैयारियों में दिख रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए अमर? संध्या ने पूछा तो मैंने मजाक से कहा, क्योंकि आप यहाँ अकेली होती इसलिए मैं चला आया। वो मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा, मजाक था, मैं बस शांति की जगह ढूंढ रहा था। थोड़ा स्ट्रेस था मन में, बस इसीलिए शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ चला आया। संध्या ने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बोली, बस यही बात है। मैंने उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। संध्या एकटक मेरे बाएं हाथ की उंगलियों को देख रही थी। मैं पल भर में समझ गया कि वो क्या देख रही है, पर मैंने छिपाया नहीं, बस कह दिया, हाँ वजह यही है, लेकिन साथ में वो स्ट्रेस उसका दिया है। संध्या ने मेरी तरफ अपना बायां हाथ बढ़ा दिया। उसकी भी अनामिका में वही सफ़ेद निशान था जो मेरी अंगूठी के उतारे जाने के बाद मेरी अनामिका में रह गया था। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, हाँ हम शादीशुदा हैं। तुम सोच रहे होगे कि फिर हमने शर्मा आंटी के सवाल पे क्यों झूठ बोला। वो मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने भी तो इतना कुछ कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम भी शादीशुदा हो। संध्या और मैं एक ही दर्द के शिकार थे। कितना आसान था हमारी बातों को समझना एक दूसरे के लिए, जिसमें उसकी कही बात बिल्कुल उसी बात से मिल रही है जो मैं कहना चाहता था खुद से। हम दोनों ही चुप हो गए, जैसे दो चोरों ने खुद को ही पकड़ा हो अपना घर लूटते हुए। मैं अभी भी अपनी उंगली के उस निशान को देख रहा था कि वो बोली, वो हमें नहीं समझते कभी। मैंने उसकी ओर देखा, वो उदास आंखों के साथ बोल रही थी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने हमसे 2 पल प्यार से बैठकर बातें की हों। शिकायतें और भी हैं, लेकिन अब दिल भागता है कहीं दूर सुकून के लिए। मेरी नज़र अब संध्या पर थी। उसकी आंखें हल्की नम और आवाज़ किसी दर्द की मिलावट के साथ आ रही थी। उसने आगे कहा, वक्त इंसान को बदलता है, रिश्तों को भी, और शायद यही वो वजह होती है कि हर चीज़ कभी एक जैसी नहीं रहती। पहले कितना कुछ था हमारे रिश्ते में, प्यार था, एक दूसरे का साथ था। शादी हुई, वक्त गुजरा, अब भी सब पहले जैसा ही है। हम भी वही हैं, वो भी वही है, बस प्यार बदल गया है। जैसे अब वक्त ही नहीं है हमें देखने के लिए, हमसे 2 बातें करने के लिए। संध्या के हाथ मंदिर की सीढ़ी की ओट पे कसते जा रहे थे, जैसे वो बहुत दर्द में हो। मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। वो एक पल मेरी तरफ मुड़ी, फिर अपने हाथ को मेरे हाथ में दे दिया। वो नज़रें झुकाए कहीं खोई थी।
तो मैंने कहा, वक्त कम पड़ता है या उनके पास वक्त नहीं होता है संध्या हमारे लिए? ये सवाल मेरी तरफ से सिमरन के लिए था, पर जवाब संध्या ने नहीं दिया। वो भी सवाल ही तो कर रही थी मेरी तरह। संध्या ने मेरी तरफ देखा तो मैंने आगे कहा, वो बहुत बिजी हो गई है अपने काम के साथ। हर बात उसकी होती है अब, उसकी कामयाबी, उसका प्रमोशन, उसकी सैलरी और ना जाने क्या। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। वो मेरी तरह थी। घूमना, मेरे साथ बैठकर तारों भरे आसमान को देखना उसे बोर नहीं करता था। लेकिन शादी के बाद उसने अपने कैरियर को इतना अपना लिया कि मैं उससे दूर हो गया। अब शायद वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि हाल ही की लड़ाई में उसने डाइवोर्स तक की बात अपने मुंह से खुद कह दी थी, जैसे वो यही बात करना चाहती थी। संध्या बस मेरी तरफ देखती रही। शायद वो भी यही सोच रही थी कि है एक जैसा कुछ हम दोनों में ही, शायद सब कुछ एक जैसा। मंदिरों की घंटियों की आवाज़ के साथ आरती की आती आवाज़ ने हम दोनों का ध्यान खींचा। सामने से एक आदमी आरती में आने के लिए लोगों को आवाज़ दे रहा था। संध्या उठी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आरती में चलो अमर। मैं उसके हाथ को पकड़कर उठा और आरती में खड़े लोगों के साथ हम दोनों भी खड़े हो गए। आंखें बंद किए भक्तों की इस भीड़ में मन शांत हो चला था। संध्या से वो बातें करके मन हल्का हो चुका था। शायद संध्या ने भी यही सोचा हो अपने मन में। ऐसा सोचकर मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो भी आंखें खोले मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों बस एक पल के लिए मुस्कुरा दिए। शाम इतनी अच्छी गुजरी कि लगा जैसे ज़िंदगी अभी भी खूबसूरत है। रात नींद भी अच्छी तरह से आई थी और सुबह संध्या और मैं लेक या यूं कहें झील के किनारे आकर बैठे हुए थे। हम अपनी अपनी बातों की एक एक परत खोलते जा रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने अपने रिश्ते का। हम ये साबित करने में कामयाब हो रहे थे कि मेरे रिश्ते में मैं सही हूँ और वो अपने रिश्ते में सही है। संध्या का मेरी बातों पर राज़ी होना मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा संध्या, तुमने अपनी अंगूठी उंगली से क्यों निकाली थी? मैंने पूछा तो उसने कहा, क्योंकि हम अकेले यहाँ आना चाहते थे। अपने नाम के साथ किसी का नाम जोड़ना नहीं चाहते थे। शायद सिंगल दिखने की कोशिश में थे, इसलिए। मैंने एक नज़र उसे देखा और वो समझ गई। फिर बोली, तुमने भी यही सोचकर? वो मुस्कुरा दी ये कहकर और उसके साथ मैं भी हंस दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन संध्या और मेरे बीच कुछ शुरू हो चला था, कुछ ऐसा जो हमें खुशी दे रहा था, बुरी बातों को साइड करके हंसने दे रहा था। मैं अपने साथ कैमरा लिए कई जगह गया और साथ में संध्या भी थी। हम घने पेड़ की छांव में वक्त साथ गुजार रहे थे। वो मेरे पास बैठी थी। कुछ देर बाद मुझे अपने कंधे पे भार महसूस हुआ तो मैंने उस तरफ देखा। संध्या का सर मेरे कंधे पे था। वो अपने सर को उठाकर मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने वापस अपना कंधा उसकी तरफ झुकाया और उसने धीरे से अपना सर कंधे पर रख दिया। उसके बाद पता नहीं चला कितना वक्त गुजरा, कब उसका हाथ मेरे हाथ में चला आया और कब उसने धीमे से कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले। मैंने उसके सुर में अपनी आवाज़ मिलाते हुए साथ गाना शुरू किया। आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। जब गाने के बोल रुक गए तो उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा। हल्की नम आँखें और एक हल्की सी मुस्कान थी उसकी मुस्कुराहट में। जब शाम की ढलती रोशनी अंधियारे का कंबल ओढ़ने लगी तो हम उस दिन की उस विशाल आरती में शामिल होने पहुँचे। आज आखिरी आरती थी, साल की सबसे बड़ी पूजा की। लोगों की मान्यता थी कि आज हर किसी की तमन्नाओं का फैसला करते हैं भगवान। वो रास्ते दिखाते हैं उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है उस मुसीबत से निकलने का जिससे वो भक्त निकलना चाहता है। भगवान की मूर्ति के सामने संध्या और मैं एक साथ खड़े थे। हमने अपने हाथ जोड़े और अपनी तमन्ना जाहिर की। मेरे मन में उठा सवाल यही था, काश अब सब ठीक हो जाए। ये क्या हुआ अब तक या क्या होना है, जो भी है वो मेरे और सिमरन के लिए अच्छा हो। संध्या और मैं होटल लौट आए थे, कुछ नई कश्मकश के साथ।
मेरा मन संध्या को देखकर बस ये कह रहा था, यही है जिससे मेरा मेल है, और अगर सिमरन और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो संध्या ज़रूर मेरे लिए ही बनी है। देर रात भी मेरी आंख नहीं लगी तो मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। हल्की ठंडी हवा के साथ मिट्टी की सौंधी सी महक आ रही थी। मेरी नज़र बालकनी पे थी। संध्या को देखना चाहती थी मेरी नज़र, पर कैसे, ये सोचता हुआ मैं अपने रूम से निकलकर संध्या के दरवाजे पर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। पता नहीं ये सही था या नहीं। दस्तक देते वक्त लगा कि ये ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, पर अगले ही पल दरवाज़ा खुला और संध्या मेरे सामने थी। उसने देखते ही कहा, नींद नहीं आ रही? फिर वो अंदर मुड़ी और बोली, हमें भी कहाँ नींद आती है अमर। मैं दरवाजे से अंदर आता हुआ बोला, पर क्यों? जबकि मुझे पता था नींद ना आने का कारण, फिर भी पूछा मैंने। संध्या सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम ही बताओ क्यों नींद नहीं आती? तुम भी तो जागे हो। मैं भी उसके सामने बैठ गया, पर बोला कुछ नहीं। फिर मैंने आसपास नज़रें घुमाई। हर चीज़ सलीके के साथ थी। मेज पे कुछ किताबें थीं और उसके साथ ही रखा था एक गुलाब, जो मैंने आज ही उसे दिया था। उसने गुलाब उठाकर कहा, अमर, अगर हम दोनों के बीच कुछ आ गया है तो क्या वो सही है? मैंने उसकी आंखों में देखा, पर कुछ मिला नहीं। वो चुप थी। तो मैंने कहा, पता है संध्या, जब से मैंने ये जाना है कि तुमसे कुछ एहसास जुड़ने लगे हैं मेरे, मुझे अच्छा लगता है। बस अच्छा लगने लगा है संध्या, तुम्हारा साथ। अब चाहे ये गलत ही सही, पर है तो है। संध्या मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, कल तुम जा रहे हो? हमें भी जाना है, वापस उसी ज़िंदगी में जो हर एक सुनहरे ख्वाब के बाद जीने को रह जाती है। मैंने उसके कंधे पर सर रखकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, वही ज़िंदगी जिसे सुनहरे ख्वाब के बाद जीना और भी मुश्किल बन जाता है। हम दोनों वैसे ही बैठे रहे। सुबह हुई तो हम दोनों को ही स्टेशन निकलना था, तो हम साथ ही निकले। स्टेशन पर टिकट्स करवाने के बाद हम दोनों अपनी अपनी मंजिल पर जाने वाली ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे। हमने अब तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। हमारी ट्रेनें एक साथ ही आई थीं। एक तरफ मेरी ट्रेन आकर खड़ी थी तो एक तरफ संध्या की, और बीच में हम खड़े थे। एक दूसरे को अलविदा कहना इतना मुश्किल हो जाएगा, ये कहाँ सोचा था पिछले दिनों में। तुम अपना ख्याल रखना। और संध्या ने आगे कहना चाहा, पर उससे हुआ नहीं। मैंने भी उसी बात को आगे कहने की कोशिश की, और क्या, पर मुझसे भी कहा नहीं जा रहा था। ट्रेन का हॉर्न बजा तो हम दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ एक एक कदम लिए, पर मैंने मुड़कर उसे कहा, अपना नंबर नहीं दोगी? संध्या मुड़ी तो उसकी आंखें भीगी थीं। बोली, क्यों? मैंने अपना मोबाइल हाथ में लेकर कहा, कभी बहुत उदास हुआ या तुम याद आई तो मैं क्या करूँगा? वो करीब चली आई और मेरे हाथ से फ़ोन लेकर अपना नंबर डायल कर दिया। संध्या का फ़ोन उसके बैग से ही आवाज़ करने लगा। उसने मोबाइल लौटा कर कहा, बात कर लेना हमसे। ट्रेन के दरवाज़ों पर हम खड़े थे। अब ट्रेनें एक साथ धीरे से पटरी पर सरकना शुरू हुई। हम दोनों अब तक एक दूसरे के सामने थे और ट्रेन एक दूसरे से बराबर रफ्तार से चल रही थी। संध्या ने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाकर बाय कहा था और मैं नज़र भर के उसे देखना चाहता था। ट्रेनें जो अब तक एक साथ चल रही थीं अब अपने अपने रास्ते मुड़ने लगीं और संध्या दूर हुई, फिर बहुत दूर होती चली गई। उस ट्रेन के साथ दिल्ली की ओर मेरी ट्रेन ने मुझे मुंबई की ओर बढ़ा दिया। कुछ देर बाद ही यादों का हर नज़ारा सामने आने लगा। संध्या का नाम होठों पे सज गया था। एक गहरी सांस लेकर मैंने फ़ोन देखा। संध्या का नंबर मिस्ड कॉल बनके स्क्रीन पे चमक रहा था। मैंने नंबर सेव करते हुए उस पर नाम लिखा, संध्या। लिखते समय उसका नाम मेरे होठों पे एक मुस्कान बनके उभर आया था। एक हफ्ते बाद मेरे हाथ में पेन है और पेन को पकड़कर उस कागज़ पे मेरा नाम लिखा जा रहा है। साइन करने के बाद मुझसे पेपर लेकर वकील ने रख लिए और सामने बैठे जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों आज से अलग होते हैं। अब आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है। जज साहब ने अपने हाथ में लिया वो लकड़ी का हथौड़ा धीरे से पटक कर अपना फैसला तो सुना दिया था, पर उसकी आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी कुर्सी के सामने ही सिमरन थी, जिससे उसका वकील कह रहा था, मैम
आप चाहो तो मुआवजे के लिए। सिमरन ने वकील की बात को अनसुना कर दिया और जाने लगी। तभी मैंने पीछे से कहा, आज की तारीख याद है तुम्हें सिमरन? वो रुक गई थी मेरी बात सुनकर। मैं उसके पास गया और बोला, नहीं है ना याद, आज हमारी सालगिरह है। फिर थोड़ा रुककर बोला, माफ़ करना। सिमरन ने एक नज़र मेरी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं और मैं भी उसके रास्ते से हट गया। उसे जाने से नहीं रोका। घर से कुछ सामान सिमरन के साथ बाहर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टुकड़ों में बिखरा मेरा दिल अब बांटा जा रहा हो, आधा आधा। सामान ले जाने के आखिरी फेरे में सिमरन घर को देखने आई। मैं सोफे पे बैठा उसे एकटक देख रहा था और सोच रहा था कि क्या कोई इतना नीरस भी हो सकता है? ये मेरी सिमरन हो ही नहीं सकती। ये तो कोई रोबोट है जिसमें कोई सेंस ना हो। वो बिना कुछ कहे जाने लगी तो मैंने कहा, अलविदा सिमरन, हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सिमरन ने घर की चाबी टेबल पर रख दी और अपने हाथ से वो अंगूठी भी निकाल कर टेबल पर रख दी जो हमने सगाई पे एक दूसरे को पहनाई थी। उसके जाने के बाद मैंने उस अंगूठी को उठाकर हाथ में ले लिया और सोचने लगा कि शायद यही दर्द होता होगा जब किसी का सालों का सपना टूटता हो, बिना आवाज़ किए, बस दरारों से भरी किसी दीवार के टूटने की तरह, एक पल में मिट्टी बन जाने की तरह। लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपने रिश्ते को बचा नहीं सका। मुड़कर पीछे देखता हूँ तो लगता है सिमरन और मैंने प्यार किया, शादी की और फिर हमारे बीच अजनबीपन चला आया। बिना आपके पार्टनर की मर्जी के एक शादीशुदा ज़िंदगी आखिर कितना चलती? उसने भी आज यहाँ आकर इस मोड़ पर अपना दम तोड़ दिया है। शाम गहरा आई थी। पंछी अब अपने घर को हो लिए थे। सुबह के निकले लोग अब अपने घर परिवार को लौट रहे थे और एक मैं था जिसका उस घर में आने का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। सिमरन के रहते हुए भी ऐसी ही शाम को तो देखा जाता था मैंने। हर घर लौटकर उसका वॉइस मैसेज ही मिलता था कि वो आज लेट है। आज घर लौटा हूँ तो सबसे पहले जैसे ही बस खामोशी। अब खामोशी है मेरे अकेलेपन की। घर की दीवारें कुछ खाली सी हो गई हैं। दीवार का हर वो हिस्सा आज खाली सा लग रहा है जहाँ कुछ तस्वीरों का बसेरा था। एक तरफ एक बड़ी सी तस्वीर हुआ करती थी भगवान कृष्ण की। उस तस्वीर के उतरने के बाद अब वो दीवार खाली हो गई है। तभी मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजी। मैंने अपना फ़ोन जेब से निकाला। उसकी स्क्रीन पर संध्या का नाम जगमगा रहा था। एक पल के लिए दिल की धड़कनें बढ़ गईं, पर अगले पल लगा कि ये सब जो मथुरा से लौटकर मेरे साथ हुआ है मैं संध्या से नहीं जाहिर कर सकता। अगले पल मैंने फ़ोन उठाया और नॉर्मली हंसते हुए उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। संध्या ने कहा वो खुश हैं हमसे, अमर, और वो अब जल्दी घर आते हैं। संध्या ने कुछ और बातों को करने के बजाय वो कहा जो मैंने सुनने का नहीं सोचा था, पर मैंने भी इसी बात को कहा। हाँ, अच्छी बात है। सिमरन भी अब ऑफिस से जल्दी आ गई है आज। वो किचन में है, मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। संध्या 2 पल खामोश हुई और बोली, बहुत अच्छा लगा सुन के कि अब ज़िंदगी में सब ठीक होने लगा है, तुम्हारे भी और हमारे भी। मैंने अपने आंसुओं को संभाले रखा, पता नहीं क्यों, जबकि वो चाहकर भी नहीं देख सकती थी कि मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं। बस होठों को करते हुए मैंने कहा, हाँ सब अच्छा हो गया है संध्या। उधर संध्या ने एक चुप्पी कर ली। फिर वो बोली, हमें वो बुला रहे हैं, बहुत काम है ना इसलिए। उसकी बात पे मैंने भी फ़ोन को कान से दूर करके एक आवाज़ दी, अभी आया। फिर फ़ोन पे संध्या से बोला, हाँ वो सिमरन भी मुझे बुला रही है, बाद में बात करते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने ये कहा था और संध्या के फ़ोन रखते ही मैं बैठा थोड़ा सा अकेला हो गया। कैसी कसमकस थी। किसी से झूठ बोलना भी इतना मुश्किल हुआ जा रहा था। सारी रात नींद आँखों से दूर रही, पर हमेशा की तरह सुबह को आना था। दिन का गुजारना अब इतना मुश्किल होने लगा था कि कभी कभी बस एक ही जगह बैठे रात हो जाती तो कभी दिन। एक रात हाथ में फ़ोन लिए मैं लेटा हुआ था और उसमें संध्या का नंबर था। मन कह रहा था कि बता दूं सब उसे, लेकिन फिर वही दिल कहता कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो ये बताकर मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ।
पर मेरा मन इतना भारी हो रहा था कि मेरी अंगुली ने डायलर नंबर दबा दिया और कुछ ही पलों में रिंग होने लगी। एक रिंग के बाद फ़ोन उठा लिया गया। संध्या के मुंह से अपना नाम सुना मैंने। अमर। बहुत अच्छा लगा, दिल को जैसे धड़कनों का सहारा मिल गया हो। हाँ, कैसी हो तुम? मेरे सवाल पर उसने थोड़ा सा वक्त लिया जवाब देने में, फिर बोली, हम बहुत ठीक हैं, तुम कैसे हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी, जिसे समझकर मैंने फिर पूछा, सब ठीक है ना संध्या? उधर से कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने सवाल दोबारा पूछा, पर इस बार संध्या की सिसकियों को मैंने सुन लिया। अगले ही पल संध्या ने फ़ोन रख दिया। मेरा दिल अपने दर्द से ज़्यादा दुखी महसूस अब संध्या के लिए करने लगा था। संध्या क्यों रो रही है? क्या बात है? ये सब मेरे मन में चलने लगा। संध्या का फ़ोन आया। उसी पल उसने कहा, मथुरा ही ठीक था अमर, वापस आकर वो भी खो गया जो था। मैंने उससे हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो संध्या? उसने कहा, अमर, हम जब लौटे तो देखा उन्हें हमसे कुछ चाहिए। हमने वो खुश होकर पूछा था कि जो चाहिए वो देंगे। फिर संध्या ने कुछ ठहर के कहा, जानते हो उन्होंने क्या कहा? मेरे मुंह से निकला, डाइवोर्स। संध्या कुछ पलों के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुम्हें कैसे? फिर दोबारा से बोली, क्या हुआ है अमर, जब तुम लौटे तो? मैंने कहा, संध्या, लौटकर यही देखा कि वो डाइवोर्स पेपर लिए मेरा ही इंतज़ार कर रही है। आगे मेरे कहने से पहले संध्या ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ अमर? मैंने कहा, संध्या, उसके चेहरे की उदासी की वजह मैं बन गया था। अगर वो मुझसे दूर होकर आज खुश है तो शायद सही हुआ। संध्या चुप हो गई। कुछ देर घर की दीवार पर टंगी घड़ी की आवाज़ कानों में आती रही। फिर संध्या ने कहा, तुमने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने जवाब में कहा, संध्या, मुझे लगा ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है और तुम अपनी दुनिया में खुश हो, तो क्यों तुम्हें परेशान करता? संध्या ने कहा, अगर उस दिन स्टेशन पे हमने कुछ कहा होता तब भी नहीं बताते? मैंने धीमे से कहा, क्या कहना था संध्या तुम्हें उस स्टेशन पर? वो बोली, वही जो तुम्हें सुनना था हमसे। मेरे मुंह से बस संध्या निकला तो उसकी आवाज़ आई, एक गाने के रूप में, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, हर शय जहाँ हंसी थी, हम तुम थे अजनबी। ये वो लाइनें थीं जो आज हम दोनों ने अपने पुराने प्यार से कही थीं। अगले दिन संध्या से मिलने जा रहा हूँ आज। वो मेरा इंतज़ार मथुरा में पहुंचकर करने वाली थी, जहाँ के लिए अब मैं निकल चुका हूँ। घंटों के सफ़र के बाद एक बार फिर मेरे कदम उस स्टेशन पर पड़े जहाँ संध्या से कुछ कहना रह गया था। मामूली सी दिखने वाली भीड़ में मैंने देखा, एक तरफ संध्या अकेली बैठी थी। मैं उस तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। वो मेरी तरफ बढ़ी और मैं उसकी तरफ। जब वो मेरे सामने पहुंच गई तो मैंने खुद को रोका नहीं। आंखें भरने लगीं, संध्या की आंखों की तरह। पर उसने आंसू गिरने से पहले ही हाथ बढ़ाकर मेरी आंखों के आंसू को पोंछ दिया और कहा, तुमसे दूर होकर लगा कि खुद से आज तक हमने धोखा किया है, पर अब नहीं। अमर, हमें अपनी ज़िंदगी का वो प्यार दिखने लगा है तुम में, जो शायद हमने ढूंढना बंद कर दिया था कभी। मेरे मुंह से निकला, और वो क्या था संध्या? मुझे उससे और तुम्हें उनसे। संध्या धीरे से मेरे गले लग गई और बोली, बस एक सीख, सिर्फ एक सीख। हम इंसान गलती करते हैं लोगों को चुनने में, पर ये किस्मत हमें उस तक पहुंचा देती है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरा हाथ संध्या के बालों पर था और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और ये मुस्कान धोखा नहीं था, सच था। संध्या और मैंने इस बार जब होटल में चेक इन किया तो हमारा कमरा अलग अलग नहीं था, एक ही था। कमरा बुक कराते हुए होटल मैनेजर ने एक नज़र हमें देखा, फिर मुस्कुराकर हमारी तरफ कमरे की चाबी बढ़ाकर बोला, हमेशा आइएगा आप लोग, हम मिलकर हर साल आपका इंतज़ार करेंगे। संध्या ने ये सुनकर मेरी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं उसका हाथ थामे अपने कमरे की ओर जाने लगा तो उसने अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया और मैंने उसका हाथ चूमकर वही गाना गुनगुना दिया, आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ। संध्या ने आगे गाया, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
मैंने आखिरी लाइन कहकर कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ऐसे गगन के तले।